बहुत समय पहले की बात है। पीपलीपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी रानी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश बचपन से ही नियत का साफ और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार था। पीपलीपुर गांव के लोग बड़े ही खुशहाल से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला संकट उनकी ये खुशी उनसे छीन लेगा। अरे बेटा रमेश, आज तुम खेत की तरफ जाओ और वहाँ देख कर आओ कि जो तुमने फसल की बुवाई की थी वो अभी उपज कर आई है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। वैसे भी अब काफी दिन हो गए फसल लगाए, पता तो चले कि फसल उपज कर तैयार हुई है या नहीं। ऐसा कहकर रमेश फसल को देखने के लिए निकल जाता है और खेत में पहुंचकर देखता है कि इस बार बारिश न होने कारण फसल की पैदावार न के समान हुई थी। ये क्या, इस बार वर्षा न होने की वजह से फसल तो ठीक से उपजी भी नहीं है। पता नहीं आगे भी ये फसल ठीक से उपजेगी कि नहीं। भगवान जाने अब हमारा क्या होगा। ऊपर से इस बढ़ती गर्मी ने भी परेशान कर रखा है। रमेश अपनी फसल को देखकर काफी निराश हो जाता है और अपने घर तरफ निकल पड़ता है। जब वो जा रहा था तो गांव के चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे, तो वो भी उनके पास चला जाता है। अरे आओ आओ रमेश भाई, और कैसे हो? सब खैरियत तो है? अरे क्या बताऊं बिरजू भाई, इस बार बारिश न पड़ने की वजह से फसल ठीक से उपजी नहीं है और बची कुछ फसल पता नहीं इस गर्मी को सहन कर पाएगी कि नहीं। अब तो सब बारिश पर ही निर्भर है, वरना इस बार भूखा ही मरना पड़ेगा। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। बारिश न होने के कारण सभी किसानों की फसलें नष्ट होने की कगार पर हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार कहीं अकाल का सामना न करना पड़ जाए। अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं बिरजू भैया। अब जो कुछ होगा वह ऊपर वाला ही जाने। वैसे भी कुदरत के आगे चलती किसकी है। हाँ रमेश, ये तुम सही कह रहे हो। कुदरत के सामने भला किसकी चलती है। जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा है वह तो हजार ही रहेगा। ठीक है बिरजू भाई, अब मैं चलत है। कुछ ही समय में शाम होने वाली है और घर भी सवेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है रमेश, तुम जाओ, हम भी कुछ समय में अपने अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर सारी घटना के बारे में अपने घर बताता है। फसल की बात को सुनकर उसकी माँ अत्यधिक दुखी हो जाती है। थोड़ी देर में रानी रमेश के लिए खाना लगा देती है। फिर वे खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। गांव में बारिश न पड़ने के कारण सूखा पड़ने लग जाता है। तालाब और कुओं में थोड़ा सा भी पानी नहीं बचता। पेड़ पौधे भी सूखने लग जाते हैं। खेत बंजर पड़ जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चे वह बुजुर्ग लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में एक जमींदार के तालाब में किसी तरह थोड़ा बहुत पानी बच जाता है। वह उस पानी ऊंचे दामों में बेचने लग जाता है। जमींदार जी, आप इस पानी को ऐसे अधिक दामों में क्यों बेच रहे हो? ये पानी तो इस भगवान की देन है। भला पानी को भी कोई बेचता है? इस पर तो सभी गांव वालों का हक है। वैसे भी ये कौन सा आपकी मेहनत से भरा है? ये तो बारिश का पानी है जो कि सबके लिए है। आप इसे बेचकर सही नहीं कर रहे हो। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मानसी। अगर ये तालाब मेरी जमीन पर है तो इस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं इसका पानी लोगों कैसे भी दूं? इसमें तुम्हें क्या एतराज है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बताओ, वरना आगे बढ़ो। मेरे पास और भी बहुत से लोग पानी लेने आते हैं। जमींदार जी, आज इस पानी की सभी गांव वालों को जरूरत है। लोग पानी के कारण बहुत परेशान हैं। अगर ऐसे में आप हम सब इस पानी का पैसा मांगोगे, ये सही नहीं होगा। देख मानसी, तू मेरा पहले ही समय बर्बाद कर चुका। अब और नहीं यूं बेफिजूल की बातों में मुझे मत उलझा। ये मेरा धंधा और तू इसमें टांग मत अड़ा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जमींदार जी, ये सब गांव में सुख पड़ने के कारण हो रहा है। अगर आज सभी कुएं और तालाब पानी से भरे होते हैं तो फिर कोई आपसे पानी के लिए नहीं कहता। आप इतने भी बेरहम मत बनो। ईश्वर सब देख रहा है। इस प्रकार जमींदार पैसों के लालच में अंधा हो चुका था और वो गांव वालों के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाता है। एक दिन रमेश की माँ रमेश से कहती है, बेटे रमेश, हमारे घर जितना पर्याप्त पानी था वो सारा खत्म हो चुका है। तुम जमींदार के पास जाओ और वहाँ से थोड़ा बहुत पानी ले आओ ताकि हम सभी की प्यास बुझ सके।
पर माँ जी, जमींदार जी काफी महंगा पानी दे रहे हैं और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। पता नहीं वो हमें इतने पैसे में पानी देंगे कि नहीं। जितना भी वहाँ से मिल जाए तुम उतना ही ले आना। अगर घर में पानी नहीं रहेगा तो फिर खाना कैसे बनेगा? ऐसे तो हमें भूख और प्यास मार देगी। माँ जी, ये जमींदार जी कितने जालिम हैं। अगर आज हमारे कुएं और तालाब सूखे नहीं होते तो हम भला क्यों इनके पास जाते। फिर रमेश जमींदार के पास जाता है और वहां से पानी लेने के लिए जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मुझे एक घड़ा पानी चाहिए। एक घड़े पानी का कितना पैसा लोगे? अरे भाई, एक घड़े पानी का 10 रुपया लगेगा। अरे जमींदार जी, ये क्या कह रहे हो? आप कल तो आपने एक घड़े पानी का 5 रुपया लिया था और आज आपने सीधा दुगना पैसा बढ़ा दिया। ये तो दरअसल अन्याय है। कैसा अन्याय तुम्हें पता है? धीरे धीरे मेरे तालाब का पानी सूखता जा रहा है और लोग भी पानी के लिए तरस रहे हैं। सारे कुएं और तालाब सूखे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही मैं तुम्हें कम दामों में पानी देता रहा तो जल्द ही मेरा सारा पानी सूख जाएगा। अब तुम्हें 10 रुपए में मानो एक नई जिंदगी मिल रही है, इसलिए तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर भी तुम्हें पानी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम यह से जा सकते हो। ठीक है जमींदार जी, आप मुझे एक घड़ा पानी का दे दो। फिर रमेश एक घड़ा पानी का लेकर अपने घर आ जाता है। माँ जी, इतना पानी मिल गया कि हमारी प्यास के साथ खाना भी बन जाएगा, पर हमारे खेत तो मानो बिना पानी के बंजर दिखाई दे रहे हैं। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो जल्द ही हमारी बची कुछ फसल भी नष्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे, अब हालत तो बहुत खराब हो चुके हैं। पहले जब के जमाने में जब अकाल पड़ता था तो पड़ोसा के गांवों से मदद मिल जाती थी, लेकिन इस बार तो हर गांव में पानी की कमी आ रही है। अब तो वो परमात्मा ही जाने क्या होगा, वरना सभी लोग इस अकाल के कारण अपनी जान गंवा बैठेंगे। कुछ ही दिनों में जमींदार का तालाब भी पूरी तरह सूख गया था, जिस वजह से सभी गांव वालों को काफी परेशानियां उठनी पड़ रही थीं। हालत दिन रोज बिगड़ते जा रहे थे। इसके समाधान के लिए गांव में लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी अपनी राय सामने रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हालत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे। अगर ऐसे में हमने इस समस्या के बारे में कोई समाधान नहीं निकाला तो हमारा गांव का भी वही हाल होगा जो वर्षों पड़ोस के गांव मिर्जापुर का हुआ, जिसे अकाल के समय किसी से मदद नहीं मिली थी और आज वो गांव सिर्फ एक इतिहास बनकर रह गया है। ऐसा संकट भरा समय तो मैंने आज तक नहीं देखा। पशु पक्षी मरने की कगार पर हैं, लोगों की हालत भी बिना पानी खराब होती जा रही है। हमें जल्द ही कोई न कोई कदम उठाना ही होगा, वरना हालत काबू से बाहर हो जाएंगे। भाइयों, हम सभी कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमारी इस परेशानी का कोई हल निकल सके। हम सभी की हालत बिना पानी के उस मछली के समान हो गई है जो जल से बाहर निकालने पर फड़फड़ाती है। इस तरह सभी गांव के लोग पानी के समाधान के बारे में आपस में बातें करते हैं। इधर रमेश की मां प्यास के कारण बीमार हो जाती है। उन पर अब चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा था। अरे बेटा रमेश, अगर कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए तो ले आओ बेटा, वरना आज प्यास के कारण कहीं मेरी जान ही न निकल जाए। मुझसे अब बिना पानी के नहीं रहा जा रहा है। माँ जी, अब मैं क्या, आसपास के गांवों में भी अब जरा सा भी पानी नहीं रहा है। जब से जमींदार के कुएं में थोड़ा बहुत पानी था, अब वो भी नहीं है। अब हालात काफी गंभीर है। सभी लोग बिना पानी तड़प रहे हैं। बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है। प्यास के कारण मेरा कंठ सूख चुका है। अब मेरे लिए सांसें लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मुझे कहीं से थोड़ा भी पानी मिल जाए तो शायद मेरी जान बच सकती है। अरे, आप जल्दी से मानसिंह भाई के पास जाइए। मुझे लगता है कि अब पूरे गांव में वो ही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। रमेश बिना कुछ सोचे सीधे मानसिंह के घर की तरफ निकल जाता। मानसिंह भाई, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? प्यास के कारण माँ जी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब तो बस तुम पर ही आखिरी आस बची है। अरे रमेश भाई, हमारे पास भी पानी खत्म हो गया है। भाई, हम सभी हालत भी बिना पानी खराब हो रही है। मुझे माफ करना रमेश, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, मुझे तुम सबकी हालत के बारे में पता। मैं तो बस इसलिए आया था कि शायद तुम्हारे पास थोड़ा पानी पड़ा हो।
चलो मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर रमेश अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब उसकी माँ और पत्नी उसे खाली हाथ देखती हैं तो वे बहुत घबरा जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास दिखाई क्यों दिख रहे हो? और पानी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। माँ जी, मैंने मानसिंह के अलावा और घरों में भी पानी के बारे में पूछा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। जी, आप कुछ तो करिए, वरना जल्द ही ये पूरा गांव मारने की कगार पर आ जाएगा। ऊपर से माँ की हालत तो पहले से ही खराब है। अगर इनके लिए थोड़ा गना पानी नहीं मिला तो ये अपने प्राण त्याग देंगी। रानी, मैं इस समय लाचार हूँ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वैसे पानी तो कुएं, वह तालाब का अकाल पड़ने के कारण सूखा है ना, लेकिन मुझे लगता है कि हम गहराई तक एक कुआं खोदते हैं, शायद उसमें पानी निकल आए। तुम शायद सही कह रही हो रानी, ऐसा विचार तो हम किसी के मन में आया ही नहीं। मैं गांव के कुछ लोगों को लेकर एक कुआं खोदने का काम शुरू करता हूँ। तब तक तुम माँ जी ख्याल रखना। ठीक है, जो आप जाओ, मैं माँ जी के पास ही रहूंगी, और जितना जल्दी हो सके आप कुआं का निर्माण करना, ताकि हम सभी लोगों की जान बच सके। ऐसा सोचकर रमेश गांव के लोगों से मिलता है और अपने विचार उन लोगों के सामने रखता है। सुनो भाइयों, इस बार अकाल पड़ने के कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही आसपास के गांव में भी बिल्कुल पानी नहीं बचा, जिससे कि हम उनसे कुछ मदद के सके। मुझे लगता है कि मेरे पास इस समस्या का समाधान है। कैसा समाधान भाई रमेश? मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर एक नए कुएं का निर्माण करें और उस कुएं की गहराई हम पाताल तक करें, क्योंकि अकाल के कारण कुओं का पानी ऊपर से सूख है। अगर गहराई तक खुदाई करेंगे तो शायद हमें पानी मिल जाए। मुझे लगता है तुम्हारा सुझाव उचित है। अब ये आखिरी प्रयास कर ही देख लेते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हमें शायद पानी मिल जाए, और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं है। गांव के सभी लोग रमेश की विचारधारा से प्रवाहित होकर एक नए कुएं का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन से सभी लोग कुएं की खुदाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव के पास एक शीतल पेड़ के नीचे वे सभी कुआं खोदने लगते हैं। ऐसे उनको कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन वो कुएं गहराई तक खोदकर उसका निर्माण कर देते हैं, और जहां भगवान की कृपा दृष्टि से उस कुएं में पानी निकल आता है, जिससे सारे गांव के खुश हो जाते हैं और सभी सोन वालों के मुख पर एक नई मुस्कान की किरण दिखाई देती है। उसी के साथ यह खबर आसपास के गांव में फैल जाती है कि एक बुद्धिमान आदमी के कारण पानी की समस्या का समाधान निकल आया है। इसी के साथ सभी गांव वालों के बुरे दिन टल जाते हैं। इस तरह रानी के विचार के कारण इस गांव में फिर खुशियां दिखाई दी। आखिरकार इतने संघर्ष के बाद लोगों को अकाल से बचाने का मार्ग मिल गया। अब उस गांव के साथ पड़ोसी गांवों में भी खुशी नज़र स्पष्ट दिखाई दे रही थी, और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ की तबीयत पहले जैसी ठीक ठाक हो जाती है। अब पूरा गांव खुशी से रहने लगता है।